नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए शिक्षण विधियों का बिल्कुल शानदार स्पेशल टेस्ट लेकर आया हूं। बिल्कुल नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। रीट मेंस एग्ज़ाम आपके 4 और 5 फरवरी को आयोजित होने वाला है। तो लेवल 1 से हो आप या लेवल 2 से हो, बेहद ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। देखिए, कुछ अलग तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं, तो पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा साथियों। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शब्द किससे लिया गया है? जीव विज्ञान से, औषधि शास्त्र से, भौतिक शास्त्र से या रसायन शास्त्र से? तो देखो, जो उपचारात्मक शब्द है ये जिससे लिया गया है तो आपको वो बताना है साथियों। देखो, इसका सही आंसर है, जो उपचारात्मक शब्द है ये औषधि शास्त्र से लिया गया है। किससे लिया गया है? औषधि शास्त्र से। सेकंड विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। देखो, 1/3 माइनस मार्किंग आपके इस टेस्ट में रहने वाली है। और 9:30 बजे आपके जो कला एवं संस्कृति की क्लास नंबर 25 है वो अपलोड कर दी जाएगी साथियों। तो क्लास नंबर 25 को जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। देखिए, जो उपचारात्मक शब्द है इसका मतलब आप सभी जानते हो कि भाई जो छात्र में कमियां रह जाती है उन कमियों को जान करके उनको दूर करने का कार्य किसमें किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण में किया जाता है। तो ये इसमें जो उपचारात्मक शिक्षण में हम उपचारात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं, ये किससे लिया गया है? औषधि शास्त्र से लिया गया है। जैसे मरीजों का जो इलाज किया जाता है तो उसको भी उपचार ही कहा जाता है। विकल्प 2 आपके पहले प्रश्न में सही है साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न संख्या 2 है, उपचारात्मक शिक्षण उस विषय को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह कथन किसका है? स्किनर, मैक्लीलैंड, योकम व सिम्पसन और ब्लेयर जोन्स सिम्पसन। तो देखो, यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण के से संबंधित ये परिभाषा आपसे पूछी गई है साथियों। उपचारात्मक शिक्षण उस विषय को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। ये जो कथन कहा गया है, ये कथन योकम व सिम्पसन ने कहा है। किन्होंने कहा है? योकम व सिम्पसन ने। तो थर्ड विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। बेहद ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में 4-5 फरवरी को। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके तीसरा प्रश्न देखेंगे, छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जांच सूची का, स्तर माप का, रेटिंग स्केल का और प्रश्नावली का। तो देखो देखो छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं आपको प्राप्त करना है। और जहां पर सूचनाओं को हम अनेक प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करते हैं तो भाई वो किस में किया जाता है, आप किसका उपयोग करोगे, ऐसा आपसे प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 3 में जो सही उत्तर है, छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हम प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। प्रश्नावली एक विधि होती है साथियों। इसमें मतलब जैसे आपका कोई पेपर होता है ना, बच्चों के हम पेपर लेते हैं, तो वैसे एक प्रश्नावली बनी होती है। उस प्रश्नावली को जिसके भी व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा होगा, ठीक है, तो उसको घर पे पहुंचाया जाता है, ठीक है। उस प्रश्नावली को उसके घर पर पहुंचाया जाता है और एक निश्चित समय में उस प्रश्नावली को हल करके वापस ले लिया जाता है। तो हम उससे अनेक प्रकार की सूचनाएं उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है। प्रश्नावली के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली, ठीक है। फोर्थ विकल्प आपके थर्ड प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे। लेकिन साथियों, ये जो सारी चीज़ें हैं पीडीएफ वगैरह है, जो भी आप यहाँ पर टेस्ट दे रहे हो, तो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर इन सभी की पीडीएफ अवेलेबल है। और जो भी कला संस्कृति, भूगोल वगैरह जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, तो इन सभी की टेस्ट सीरीज आपके ऐप पर, स्टडी विद पीएन लोधा ऐप जो प्ले स्टोर पे भी है और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो उन सभी के टेस्ट 149 रुपीज़ में एग्ज़ाम तक आपके लिए उपलब्ध है साथियों, जिसमें मैराथन टेस्ट भी है, लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक है ऐप को डाउनलोड करने के लिए। प्रश्न 4 है, छात्रों की उपलब्धि को जानने के लिए कितने प्रकार के परीक्षण बनाए जा सकते हैं? 1, 2,
3 और 4। तो देखो हमें छात्रों की क्या जाननी है, उपलब्धि जाननी है। अब उपलब्धि जानने के लिए साथियों हम 2 प्रकार के परीक्षण बनाते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से, एक तो होता है प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण। कौन सा होता है, प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण, और एक होता है अप्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 4 में। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देखेंगे आपके। प्रश्न नंबर 5 क्या है, छात्र संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने की अप्रमापीकृत विधि नहीं है। संचय अभिलेख, समाज मिति, व्यक्तिवृत्त अध्ययन और व्यक्तित्व परीक्षण। तो छात्र से संबंधित सूचनाएं हमको प्राप्त करना है, उसकी जो अप्रमापीकृत विधि नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 5 में करना है। बताइए साथियों 5वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। तो देखो, जो संचय अभिलेख है, समाज मिति विधि है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन है, तीनों ही अप्रमापीकृत विधियों में आती है, लेकिन जो व्यक्तित्व परीक्षण 4th विकल्प में दे रखा है ये किस में आती है साथियों, प्रमापीकृत में आती है। किस में आती है, ये प्रमापीकृत विधियों में आती है। विकल्प नंबर 4 इसलिए आपका सही आंसर होगा, ये अप्रमापीकृत विधि नहीं है। 5वें प्रश्न में 4th विकल्प सही है। 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है, एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक कौन है, फ्रोबेल, रूसो, किलपेट्रिक या जॉन ड्यूवी। तो इनमें से जो एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक है, इस पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 6 में बताओ भाई कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। तो साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक कौन है, फ्रोबेल है। अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल की ये रचना है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, बेसिक शिक्षा परियोजना किसके द्वारा प्रदत्त है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किलपेट्रिक के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा और महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में बेसिक शिक्षा परियोजना की बात की जा रही है। ये जिनके द्वारा प्रदत्त है उनका नाम आपको बताना है 7वें प्रश्न में। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखो, बेसिक शिक्षा परियोजना जो है, इस विधि का निर्माण महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। बेसिक शिक्षा तो साथियों बुनियादी शिक्षा इसको हम हिंदी में कहेंगे। भाई इसको बेसिक शिक्षा तो कहते ही है, लेकिन हिंदी में कहा जाता है बुनियादी शिक्षा, जो किसकी देन मानी जाती है, महात्मा गांधी जी की देन मानी जाती है। तो 4th विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से विधा है, पुस्तक है, रेखा चित्र है, चलचित्र है या प्रोजेक्टर है। तो देखो आपको विधा बताना है। इसमें से विधा और माध्यम 2 चीजें होती है, विधा और माध्यम। तो साथियों यहाँ पर जो पुस्तक, चलचित्र और प्रोजेक्टर है, ये तीनों तो क्या है, माध्यम है। ये तीनों तो क्या है, माध्यम है। लेकिन आपके जो रेखा चित्र है ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये विधा के अंतर्गत आती है। इसीलिए 8वें प्रश्न में आपके रेखा चित्र वाला जो सेकंड विकल्प है यही आपका सही उत्तर होगा। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे 4-5 फरवरी को पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। देखिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9 में क्या है, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है, चार्ट, रेडियो, स्लाइड और पेगबोर्ड। तो इनमें से जो देखो, एक होती है प्रक्षेपित सामग्री और एक होती है अप्रक्षेपित सामग्री। एक तो प्रक्षेपित होती है और एक होती है अप्रक्षेपित। तो प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित सामग्री जो है, इसका वर्गीकरण का आधार क्या किसको माना जाता है, प्रक्षेपण को माना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि भाई अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी नहीं है। तो चार्ट क्या है, अप्रक्षेपित है, रेडियो, स्लाइड और पेगबोर्ड। देखो पेगबोर्ड, रेडियो, स्लाइड में से आपका सही आंसर एक रहेगा, कौन सा रहेगा। तो साथियों रेडियो भी अप्रक्षेपित है, पेगबोर्ड भी अप्रक्षेपित है, लेकिन स्लाइड कैसी सामग्री है, प्रक्षेपित सामग्री है। कैसी है, प्रक्षेपित। विकल्प नंबर 3 आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 है, सामाजिक अध्ययन बल देता है अभिकर्मित अध्ययन पर, विशिष्ट अध्ययन पर, समन्वित ज्ञान पर और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प आप यहाँ से हटा सकते हो। 3 विकल्प बच रहे हैं, अभिकर्मित अध्ययन, विशिष्ट अध्ययन और समन्वित ज्ञान। तो जो सामाजिक अध्ययन होता है ये किस पर बल देता है साथियों, समन्वित ज्ञान पर ये बल देता है। देखो ऐप की एक खास बात यह है कि टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में आप सॉल्यूशन भी तुरंत देख सकते हो और आप अपनी रैंक भी तुरंत ही देख सकते हो। बहुत से लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में चेक करा करो अच्छे से। और बहुत सारे लोगों को कोर्स लेने के बाद में, टेस्ट सीरीज 149 की लेने के बावजूद भी आपको मैटर ही नहीं मिल पाता। आप कहते हो कि सर हमें तो कुछ मिल ही ना रहा है।
तो आप 149 वाला जो कोर्स है अगर आपने ले रखा है तो वहाँ पर एक चीज़ आती है लेट्स लर्निंग। क्या आती है? लेट्स लर्निंग। लेट्स लर्निंग पर क्लिक कीजिएगा साथियों। फिर उसके बाद वहाँ ओवरव्यू, कंटेंट, ऐसी चीज़ें देखिएगी। तो जो कंटेंट आएगा वहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी चीज़ें, लगभग 50 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं 1 महीने से भी कम समय में। तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही शानदार क्वालिटी वाली चीज़ें और आने वाले टाइम में ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर है, सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है? समन्वित ज्ञान पर बल देता है। किस पर बल देता है? समन्वित ज्ञान पर। थर्ड विकल्प 10वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण शिक्षण पढ़ाने हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है। प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। भाई आपको प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण शिक्षण पढ़ाना है तो व्याख्यान विधि तो गलत है, प्रयोगशाला विधि भी गलत है। अब प्रयोग विधि या प्रयोग प्रदर्शन विधि, तो इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाएगी वो मानी जाएगी प्रयोग प्रदर्शन विधि। कौन सी मानी जाएगी? प्रयोग प्रदर्शन विधि। क्योंकि यहाँ पर प्रयोग भी हर चीज में प्रयोग करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रयोग का प्रदर्शन सिर्फ शिक्षक ही करता है। तो बच्चे उसको अवलोकन करते हैं, इससे छात्रों की अवलोकन शक्ति विकसित होती है, तर्क शक्ति विकसित होती है, वैज्ञानिक शक्ति विकसित होती है। तो यही सबसे बेस्ट रहेगा साथियों। थर्ड विकल्प 11वें प्रश्न में सही है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछ रहा है मित्रों? पाठ योजना में किस सोपान के अंतर्गत गृह कार्य दिया जाता है? मूल्यांकन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना और पुनरावृत्ति। तो जिस सोपान के अंतर्गत गृह कार्य दिया जाता है पाठ योजना में, भाई प्रस्तुतिकरण में तो गृह कार्य नहीं देते हैं, ना ही प्रस्तावना में, ना ही पुनरावृत्ति में, बल्कि लास्ट में जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो उसी में हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। इसी वजह से 12वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछ रहा है? सबसे खर्चीली विधि मानी जाती है समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, खेल विधि और प्रदर्शन विधि। तो इनमें से जो सबसे खर्चीली विधि मानी जाती है वो इनमें से किस विकल्प में मान दी गई है? तो देखो, अगर हम बात करें प्रदर्शन विधि की तो अध्यापक के द्वारा किसी चीज का प्रदर्शन किया जाता है, छात्र उस चीज को देखते हैं। खेल विधि में ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, हालांकि खेल में तो कोई खर्चा ही नहीं होता है, लेकिन छोटे मोटे सामान लाने में उतना कुछ होता नहीं है इसमें। तो परियोजना या समस्या समाधान, तो सर्वाधिक खर्चीली विधि की बात करें साथियों, सर्वाधिक खर्चीली विधि किस विधि को माना जाता है? परियोजना विधि, या फिर आप इसको प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हो। तो प्रोजेक्ट मेथड को ही सर्वाधिक खर्चीली विधि माना जाता है। किसने दी थी प्रोजेक्ट मेथड? तो किलपेट्रिक के द्वारा इस विधि को दिया गया था। और छात्र कैसे सीखता है? इसमें करके सीखता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सेकंड विकल्प ही आपका सही उत्तर है। 14वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 14 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो 14वां प्रश्न है, लक्ष्य की विशेषता नहीं है, साध्य है, व्यवहारिक है, आदर्श है और निश्चित है। आप चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, लेवल 1 में तो यूँ मान लीजिए कि भाई कम से कम आपके 40 नंबर की शिक्षण विद्या पूछी जाएगी। लेवल 2 में भी 20 नंबर की तो सभी के कंपलसरी है साथियों। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ से आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो शिक्षण विधियों में। जैसे मूल्यांकन का टॉपिक है, निदान उपचार उपलब्धि है। तो मतलब ये बेसिक चीज़ें यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना यार। उद्देश्य है, लक्ष्य है। देखो, लक्ष्य की विशेषता नहीं है, एक सहायक सामग्री है। तो लक्ष्य अगर हम बात करें साथियों, एक तो लक्ष्य शब्द होता है और एक होता है उद्देश्य। क्या होता है? लक्ष्य और उद्देश्य। तो उद्देश्य तो छोटे स्तर पर काम करते हैं और लक्ष्य बड़े स्तर पर। तो आदर्श है, लक्ष्य बिल्कुल है, लक्ष्य निश्चित भी होते हैं, ये भी सही है। व्यवहारिक या साध्य, तो लक्ष्य साथियों साध्य होते हैं, साधन नहीं होते हैं। लेकिन लक्ष्य व्यवहारिक नहीं, बल्कि लक्ष्य कैसे होते हैं? सैद्धांतिक होते हैं। कैसे होते हैं? लक्ष्य सैद्धांतिक होते हैं। अतः विकल्प नंबर आपका जो 2 है यह आपके प्रश्न संख्या 14 में सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आपके 15वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो 15वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अभिनय विधि के जनक है जीन पियाजे है, कार्ल रोजर्स है, हर्बर्टसन है और जेकब एल मोरेनो है। तो इनमें से किसको हर्बर्ट विधि का जनक कहा जाता है? भाई ऐसा है कि हर्बर्टसन और जीन पियाजे तो इसके जनक है नहीं। अब आपके पास है जेकब एल मोरेनो और कार्ल रोजर्स। इन दोनों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो साथियों, अभिनय विधि के जनक की अगर हम बात करें, इसके जनक कौन है? जेकब एल मोरेनो। जेकब एल मोरेनो ही अभिनय विधि के जनक है। फोर्थ विकल्प 15वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं।
16वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछ रहा है। मानसिक विकार ग्रसित बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। ड्रेकाली विधि है, डाल्टन विधि है, बुनियादी शिक्षा है और बिनेट का है। तो भाई जो बुनियादी शिक्षा है गांधी जी ने दी थी मानसिक विकार ग्रसित बालकों के लिए, नहीं है ये सर्वश्रेष्ठ। ड्रेकाली, डाल्टन या बिनेट का। तो साथियों ड्रेकाली, डाल्टन और बिनेट का में से आपका जो सही उत्तर है वो किस विकल्प में दे रखा है। प्रथम विकल्प में दे रखा है। मानसिक विकार ग्रसित बालकों के लिए ड्रेकाली विधि को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ड्रेकाली विधि का, देखो ड्रेकाली विधि का निर्माण किसने किया था, ड्रेकाली ने किया था। और ये जो विधि बनाई गई थी ये मानसिक विकार ग्रसित बालकों के लिए ही बनाई गई थी साथियों। विकल्प एक आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देख लेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, अच्छा वक्ता बनाना, अच्छा लेखक बनाना और हिंदी के विविध रूपों से परिचय करना। तो भाई प्राथमिक स्तर पर बात की जा रही है, अच्छा लेखक बनाना तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ना ही साहित्य की विधाओं से परिचय कराना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। अच्छा वक्ता बनाना या हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। तो साथियों जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार आपका जो फोर्थ विकल्प है, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लेंगे साथियों, आपके प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछ रहा है। भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपिवत वर्तनी का सही ज्ञान करवाकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, इनमें से सभी प्रकार से। तो देखो भाषाई कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है साथियों, भाषाई कौशल है। तो इनका विकास आप शब्द रचना का ज्ञान कराकर भी करा सकते हो। लिपि का मतलब जानते हो ना, जिसमें हम भाषा को लिखते हैं जिस रूप में। और वर्तनी का सही ज्ञान कराकर भी आप भाषाई कौशलों का विकास करा सकते हो। और शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी आप भाषाई कौशलों का विकास करा सकते हो। तो इनमें से सभी प्रकार से भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है। अतः फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा साथियों। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 19वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछ रहा है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है, डेचेन की, स्मिथ की, ब्रायन की या पिंटर की। तो साइलेंट रीडिंग साथियों, ये जो साइलेंट रीडिंग जो पुस्तक है, ये पुस्तक मौन वाचन के ऊपर, भाई साइलेंट रीडिंग का मतलब क्या होता है, मौन वाचन होता है। तो पूर्णतः मौन वाचन के ऊपर है और इस क्वेश्चन को 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। 2009 वाली या 8 वाली भर्ती हुई थी या 2011-12 में, तो वहां पर इस प्रश्न को 100% पूछा गया है। देखो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा लेकिन पूछा गया है, ये तो क्लियर है। तो जो साइलेंट रीडिंग जो रचना है ये ब्रायन की रचना है। किन की रचना है, ब्रायन की। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3rd ग्रेड एग्जाम 2023 के लिए। थर्ड विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछ रहा है देखिएगा। निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है, वर्तनी दोष, उच्चारण संबंधी दोष, सीखने में मंदता और लेखन संबंधी गलतियां। तो देखो हम निरंतर मौन वाचन कर रहे हैं, मतलब बार बार मौन वाचन कर रहे हैं लगातार। तो साथियों मौन वाचन का मतलब मन ही मन में पढ़ना। तो उससे क्या होता है, हमारे उच्चारण संबंधी दोष आ जाता है। कौन सा दोष आ जाता है, उच्चारण संबंधी दोष। सीखने में मंदता नहीं आएगी, लेखन संबंधी गलतियां या वर्तनी दोष। इनसे भी जो बेस्ट आंसर है आपके 20वें प्रश्न का वो कौन सा है, उच्चारण संबंधी दोष आ सकता है, क्योंकि हम चीजों को उच्चारित थोड़ी कर रहे हैं, मन ही मन में पढ़ रहे हैं ना, इसी वजह से ये दोष लगातार मौन वाचन करने से आ सकता है। तो सेकंड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। आपके सब्सक्राइब करने से हमें लगता है कि बिल्कुल आप हमसे जुड़ रहे हैं, तो इससे और हम अच्छी तरह से अभिप्रेरित होंगे साथियों। 21वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 21। शिक्षण सहायक सामग्री को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में और 6 भागों में। तो भाई ऐसा तो पूछा नहीं है कि किस आधार पर, आधार तो पूछ नहीं रहा है वो। अब आपसे आधार नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है शिक्षण सामग्री को। तो भाई शिक्षण सामग्री को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो होता है आपके दृश्य सामग्री। कौन सी सामग्री होती है, दृश्य सामग्री। एक होती है आपके श्रव्य सामग्री और एक होती है दृश्य श्रव्य, दृश्य प्लस श्रव्य, जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 21 में
जो प्रथम विकल्प है 3 वाला, यही आपका 21 का सही आंसर है साथियों। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आपके प्रश्न नंबर 22। तो देखो 22वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो आपको किसकी रक्षा करनी है? आपको वस्तुनिष्ठता की रक्षा करनी है। और वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? जहां पर किसी प्रश्न का उत्तर एक से अधिक न हो, उसका एक फिक्स उत्तर हो, एक से अधिक उत्तर न हो, उसी को हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। क्या कहते हैं उसको? वस्तुनिष्ठता। तो इसकी रक्षा करने के लिए हमें बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का चयन करना चाहिए। जैसे अभी आप जो प्रश्न हल कर रहे हो, ये कैसा है? पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनमें से किसी एक विकल्प का ही सही, एक विकल्प ही सही आंसर है, बाकी के 3 विकल्प क्या है? गलत है। तो इसी वजह से वस्तुनिष्ठता की रक्षा करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न किसको माने जाते हैं? बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, सत्य असत्य प्रश्न है, हाँ नहीं वाले प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न है, मिलान प्रश्न है। तो साथियों ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। विकल्प 1 आपके 22वां प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 23। जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाए तो वह प्रश्न नहीं होगा। विश्वसनीय, वेद, विभेदकारी और वस्तुनिष्ठ। तो किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाए। अब किसी प्रत्येक छात्र के द्वारा सही दे दिया, तो फिर हमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सा छात्र अच्छा है, कौन सा सामान्य है, कौन सा कमजोर है? तो साथियों ऐसी स्थिति में हम यूँ कह सकते हैं कि उस मूल्यांकन में विभेदकारिता का गुण नहीं है साथियों। वो प्रश्न पत्र जो है वो विभेदकारी नहीं है। विकल्प आपके 3 प्रश्न नंबर 23 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 24 की ओर बढ़ेंगे, आपके प्रश्न संख्या 24 को देखेंगे। तो 24वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किया जाने वाला परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है, या इनमें से सभी? 24 में बताओ भाई कौन से विकल्प पे जाओगे? तो देखो शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत मतलब बच्चों को आपने पढ़ा दिया, छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु छात्रों ने जो ग्रहण किया है ज्ञान, उस अधिगम की जांच करने के लिए हम निदान तो करेंगे नहीं, उपचार भी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? उपलब्धि परीक्षण करेंगे। तो विकल्प नंबर 3 आपके 24 का सही उत्तर है। चलिए आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 25 है, सतत व समग्र मूल्यांकन होता है, वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से होता है, वर्ष में 3 बार 2 अंतिम जांचों एवं 1 अंतिम परीक्षा के माध्यम से, वर्ष में कभी भी शिक्षक की इच्छा अनुसार, और अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप से। तो साथियों जो सीसीई है, सीसीई अंत में नहीं होता है। पहली बात तो शिक्षक की इच्छा अनुसार कभी भी ऐसा भी नहीं है, ना ही 3 बार, बल्कि अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में ये सतत रूप से चलता रहता है। तो 4th विकल्प आपके 25 का सही आंसर है। अब ये कंप्लीट है साथियों आपका पेपर। कैसा है आपका, आपको कैसा लगा? ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। और अगर पहली बार चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।